तो आज हमारे केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट डे है, डे 4 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और आज हम इस टॉपिक में, इस यूनिट में कवर करेंगे कैटलिस्ट किसको कहते हैं, इंटरमीडिएट किसको कहते हैं, क्या डिफरेंस होता है कैटलिस्ट और इंटरमीडिएट में। उसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह, व्हाट आर द डिफरेंट ग्राफ्स इन केमिकल काइनेटिक्स। उसके साथ साथ कोलिजन थ्योरी क्या है, क्या कहना है कोलिजन थ्योरी का। उसके साथ साथ देखेंगे एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, दैट इज द अरेनियस इक्वेशन, और उसका ग्राफ लॉग ऑफ के वर्सेस 1/t का उसका ग्राफ देखेंगे। और उसी के साथ साथ ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है, लॉग ऑफ k2/k1 इज इक्वल टू EA/2.303 R इन ब्रैकेट T2 - T1/T1 इंटू T2। और कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट गिरता है, ये सारी बातों की इंफॉर्मेशन आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं कैटलिस्ट। कोई भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है, कोई भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में दो चीजें होती है, एक होता है कैटलिस्ट और दूसरा होता है इंटरमीडिएट। और वो जो कैटलिस्ट और इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं कोई भी रिएक्शन अगर कंसीडर करूं, छोटी सी रिएक्शन कंसीडर करता हूं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है, ये हम यहाँ पे अल्कोहल ले रहे हैं CH3CH2OH, और यहाँ पे ये रिएक्शन हम एसिड के कांटेक्ट प्रेजेंस में करते हैं, तो एसिड H पॉजिटिव, ये हो गया कैटलिस्ट। तो ये हो गया कैटलिस्ट और ये हो गया रिएक्टेंट जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, तो इसको S। अब पहली स्टेप में क्या होता है, ये कैटलिस्ट, पहले तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूं। ये हमारे पास अल्कोहल है, एक अल्कोहल है, और इस अल्कोहल को हम अभी हीट कर रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में। तो इसके प्रेजेंस में हीट करने के बाद यहाँ से निकल जा रहा है H2O, और H2O निकलने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2O। ये रिएक्शन है, रिएक्शन का ये सबस्ट्रेट है, ये H पॉजिटिव इस रिएक्शन का कौन है बच्चों, कैटलिस्ट, और ये है प्रोडक्ट। अब हम ये रिएक्शन करेंगे और देखेंगे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले H पॉजिटिव जो एक कौन है बच्चों, कैटलिस्ट, ठीक है। इट अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोनेट इट्स लोन पेयर टू द हाइड्रोजन एंड इट कैरी विच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और हमारा कॉन्सेप्ट है, कोई भी फर्स्ट स्टेप में उसकी लोन पेयर देता है और दूसरी स्टेप में वो क्या करता है, लोन पेयर वापस देता है, और ये हो गया ये। अब ये ना ही रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, एक बीच में फॉर्म हुआ। किससे फॉर्म हुआ, सबस्ट्रेट रिएक्ट विद कैटलिस्ट टू फॉर्म द इंटरमीडिएट। ये बन गया बच्चों इंटरमीडिएट, ये है इंटरमीडिएट। और फिर यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, कौन बाहर गया, H2O जो कि प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ अब क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इनके बीच में यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, बॉन्ड। और बॉन्ड फॉर्म होके यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, अल्कीन, बराबर। और यहाँ से कौन बाहर गया, H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव यहाँ से बाहर चला गया, जो फिर से कौन है, कैटलिस्ट। अब दोनों स्टेप को मैंने एक ही इसमें किया, ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2। अभी हमारे पास दो स्टेप है, ये है स्टेप 1 और वो है स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 1 में सबस्ट्रेट रिएक्ट विद कैटलिस्ट टू फॉर्म द इंटरमीडिएट। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इंटरमीडिएट रिएक्ट होके उसने क्या प्रोड्यूस किया, कैटलिस्ट प्लस प्रोडक्ट। तो इसीलिए ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुई, 2, ठीक है। तो कैटलिस्ट फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोड्यूस, और नेक्स्ट स्टेप में, सॉरी फर्स्ट केस में, फर्स्ट स्टेप में यूज और नेक्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस। तो ध्यान में रखेंगे द स्पेसीज क्या यूज्ड, फर्स्ट यूज, शॉर्टकट में लिख देता डायरेक्ट, फर्स्ट यूज्ड देन प्रोड्यूस, ठीक है। ये ऐसी स्पेसीज है, कैसी, ऐसी जो फर्स्ट स्टेप में क्या होती है बच्चों, यूज्ड,
और सेकंड स्टेप में क्या होती है, प्रोड्यूस। ऐसी स्पेसीज को हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। ध्यान में रखेंगे बच्चों, क्या कहेंगे ऐसे स्पेसीज को, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट कौन है, फर्स्ट यूज देन प्रोड्यूस। ध्यान रखेंगे, वंस मोर, फर्स्ट यूज देन प्रोड्यूस, उसको क्या कहेंगे, कैटालिस्ट। किसको कहा कैटालिस्ट, समझ गए। चलो वंस मोर, कौन है कैटालिस्ट, फर्स्ट यूज देन प्रोड्यूस, उसको क्या कहेंगे, कैटालिस्ट। क्लियर है सब। तो ध्यान रखेंगे कैटालिस्ट के बारे में, फर्स्ट यूज देन प्रोड्यूस। चलो हो गया। अब दूसरी स्पेसीज होती है जो पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुई, ठीक है, पहले क्या हुई, प्रोड्यूस, और सेकंड स्टेप में क्या हुई, यूज। क्योंकि अभी मैंने कंबाइन लिखा ना, सेकंड स्टेप लिखता तो पहले क्या लिखता, इसको लिखता इधर, फिर ऐसे लिखता वो प्रोडक्ट। तो इसीलिए इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कौन है, इंटरमीडिएट क्या है, ये भी एक स्पेसीज है, विच इज, बोलो जल्दी, फर्स्ट प्रोड्यूस, फर्स्ट प्रोड्यूस देन यूज। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसी स्पेसीज विच इज फर्स्ट यूज देन प्रोड्यूस, उसको क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। और जो फर्स्ट प्रोड्यूस एंड देन यूज, उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैटालिस्ट एंड इंटरमीडिएट, जो आपको ध्यान रखना है। चलो क्लियर है सब लोग। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैटालिस्ट एंड इंटरमीडिएट। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो डायरेक्ट हम एक डेरिवेशन की तरफ आते हैं और उसके बाद हम अलग अलग ग्राफ पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, कैटालिस्ट एंड इंटरमीडिएट। अब इसके बाद की एक थ्योरी है, इस थ्योरी को पहले पढ़ लेते हैं। इस थ्योरी का नाम है कोलिजन थ्योरी, ठीक है। आप हेडिंग देंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कौन सी थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। अब क्या है ये कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। अब कोलिजन थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, उसमें सबसे पहला पॉस्टुलेट्स है, अब हमने पढ़ी हुई है तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर रिएक्शन होनी है, ए और बी, तो उसका कहना है कि एक आर्गन आके पे खड़ा है और एक जेएसएम में खड़ा है, तो उनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी। उनके बीच में रिएक्शन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आना चाहिए और क्या हो जानी चाहिए, कोलाइड, ठीक है। ये है उसकी पहली कंडीशन। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड कम क्लोज टू ईच अदर एंड नॉट ओनली कम क्लोज, कम क्लोज एंड कोलाइड, ठीक है। तो अभी क्या है, ये पहली कंडीशन उसने बताई कि क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड कम क्लोज टू ईच अदर, कम क्लोज टू ईच अदर एंड कोलाइड, ठीक है, कोलाइड हो जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे भी कोई रिएक्शन होती है, आई जस्ट कंसिडर द रिएक्शन H2 plus Cl2 and it combines to form twice HCl। तो इनके बीच की रिएक्शन होने के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक। अभी कोलाइड तो हो गए, लेकिन कोलाइड होने के बाद ऐसा छोटा सा कोलाइड हुआ तो उनके बीच में उनके पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं, और पुराने बॉन्ड टूटे नहीं तो नए बॉन्ड बनेंगे नहीं, और नए बॉन्ड अगर बने नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। और इसीलिए वो बोलता है सिर्फ कोलिजन होने से काम नहीं चलेगा, इट शुड हैव टू कोलाइड विद सर्टेन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि दो गाड़ियों के बीच में जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद कौन सी गाड़ी कितनी टूटेंगी ये डिपेंड करती है कौन सी गाड़ी की स्पीड कितनी थी। अरे डू यू अंडरस्टैंड, गाड़ियों की स्पीड कितनी थी। दो गाड़ियां आई एकदम 20 की स्पीड से चल रही थी, अब आमने सामने आया, ऐसी दो गाड़ियां, पता चल गया गाड़ी ठोकने वाली है तो उन्होंने स्पीड 0 कर दी, 20 की थी 10 कर दी, आगे ऐसी लग गई। अब क्या हुआ, क्या टूटा, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि गाड़ी की क्या कम थी, स्पीड। कोलाइजन तो हुआ ना, कम क्लोज टू ईच अदर एंड कोलाइड, लेकिन कोई गाड़ी का कुछ भी नहीं टूटा। अरे है ना, तो टूटने के लिए कैसे मिलती है, टूटने के लिए मिलने वाली एनर्जी स्पीड से, एंड स्पीड के अंदर जो एनर्जी रहती है दैट इज द व्हिच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और इसीलिए सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने कहा द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद सर्टेन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
अब क्या है ना कि जैसे मैं अगर कहूं कि इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 जूल एनर्जी चाहिए और इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए 3 जूल। अब ये रिएक्टेंट थे तो ये भी स्टेबल था, ये भी स्टेबल था, ठीक है। तो इनकी दोनों की जो स्टेबिलिटी थी वो ज्यादा थी, तो स्टेबिलिटी ज्यादा थी तो एनर्जी कैसी थी, कम। अब क्या हुआ, हमने उसको खिलाना शुरू किया। अब इसको तोड़ने के लिए इसको कितनी खिलानी पड़ेंगी, 2, और इसको तो टोटल कितनी खिलानी पड़ेगी, 5। बिना 5 दिए हुए वो बॉन्ड टूटेंगे नहीं, और बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। इसलिए मिनिमम उसको रिएक्शन चालू करने के लिए कितनी, कम से कम कितनी चाहिए, 5। तो 5 एनर्जी हमने खिला दी तो उसकी क्या बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो सारे बॉन्ड टूट गए 5 खिलाने के बाद। और वो क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल, बराबर उसकी क्या बढ़ गई, एनर्जी, और क्या कम हो गई, स्टेबिलिटी। तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई, एंड दैट एनर्जी इज व्हिच एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। दिस एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो गई उनकी कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। फिर बॉन्ड टूटने के बाद ये हाइड्रोजन ने इसका आयकन पेयर क्लोरीन के साथ शेयर किया और ये हाइड्रोजन ने इसका आयकन पेयर इस क्लोरीन के साथ शेयर किया, और उनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, और वहां पे बन गया HCl, जिसकी वजह से फिर से क्या बढ़ गई उनकी स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी बढ़ी तो क्या कम हो गई, एनर्जी, तो एनर्जी कम हो गई और फिर से स्टेबल प्रोडक्ट बनाए। तो इस तरह ये थी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये थी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा RH। व्हाट इज दिस डेल्टा RH, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वंस मोर, व्हाट इज दिस डेल्टा RH, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा RH। वंस मोर, व्हाट इज दिस डेल्टा RH, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करेंगे डेल्टा RH से, और ये है EA। व्हाट इज EA, कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। डू यू अंडरस्टैंड? तो कीप इन योर माइंड, दिस एनर्जी इज अ व्हिच एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस इज द enthalpy of reaction. Difference between the energy of reactant and energy of product is called which energy, activation enthalpy of reaction, and this is which energy, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोलिजन से जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी ही उसकी कौन सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसीलिए वो ऐसे कोलाइड होनी चाहिए, कैसे, ऐसे कि वो कोलिजन से मिलने वाली एनर्जी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विथ certain minimum kinetic energy equal to or greater than activation energy. This is the second postulate. क्या है फर्स्ट पोस्टुलेट, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल should come close to each other and collide, to each other and collide. ये फर्स्ट से। सेकंड, it should collide with certain minimum kinetic energy equal to or greater than which energy, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं EA, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड कम क्लोज टू ईच अदर एंड कोलाइड, इट शुड कोलाइड विथ सर्टेन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, सर्टेन मिनिमम व्हिच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू और ग्रेटर देन व्हिच एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, equal to or greater than which energy, activation energy. Do you understand? So this is about the collision theory. कौन सी theory है बच्चों, ये collision theory। कितने हो गए, 2।
अब दो हो गया, चलो ठीक है, कोलाइड भी हो गए, सर्टेन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी हो गई। लेकिन उसमें थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, क्या कि दे शुड हैव द प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड हैव अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन मैं समझाता हूं। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल should have proper orientation। जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उनका क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर ओरिएंटेशन? प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है? जैसे ए और ये है और बी और सी है, इनकी रिएक्शन होने वाली है। अब ये ए है, ये और ये बी है और ये सी। अब यहां का प्रोडक्ट हमें बनाना है ए बी, सॉरी यहां पे एडी है, ये एडी है और ये बीसी। ठीक है, दो मॉलिक्यूल है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? एडी और ये बीसी। और हमें इससे बनाना है ए बी और डीसी। बराबर। एडी गिरा बीसी पे। ठीक है यार, क्या है ये बीसी हो गया तो अभी दे नहीं लिया मैंने, क्या झट दो रो मत। हाँ, तो अभी डी क्या पे गिरा? बी पे। तो रिएक्शन होगी क्या? हाँ, एडी का डी काय पे गिरा? बी पे। तो डी किसके साथ जुड़ जाएगा? बी के साथ। सी के साथ जुड़ेगा क्या? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? डी बी एंड ए सी। बराबर। लेकिन हमें क्या बनाना है? ए बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डी ए को अटैक किसके ऊपर करना पड़ेगा? बी सी। ये ओरिएंटेशन होना चाहिए। Are you understanding? So this is called which orientation? Proper orientation. So colliding molecule should collide with proper orientation. Are you understanding? So this is the three postulates of which theory? Collision theory. कर लो। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी थ्योरी के रिलेटेड? कोलिजन थ्योरी के रिलेटेड। ठीक है। फर्स्ट, colliding molecule should come close to each other and collide. Second, it should collide with certain minimum kinetic energy equal to or greater than activation energy. And third, colliding molecule should collide with proper orientation. ठीक है? So these are the three conditions for the of the which theory? Collision theory. ठीक है? कोलिजन थ्योरी ने कुछ बातें बताई, तो अरेनियस इक्वेशन ने बताई। कौन से इक्वेशन ने? अरेनियस इक्वेशन। So now we see that what is the Arrhenius equation. तो Arrhenius equation हमने रिएक्शन के बारे में पढ़ा है और हमें पता है रेट। डू यू नो द रेट? ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन तिकडून पाहता कोण आहे म्हणून। ठीक है, सो रेट ऑफ द रिएक्शन, rate of the reaction is directly proportional to the concentration of reactant, and so we write here the rate is equal to some constant, and we write this constant K into concentration of reactant, so I represent it by R. And when concentration of reactant is 1, when concentration of reactant is 1, so rate is equal to K. So always keep in your mind K is directly proportional to the rate, और rate is nothing but K. बराबर। तो rate ज्यादा मतलब K ज्यादा। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम कौन सा कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट। ध्यान रखेंगे, इसी को कहेंगे हम कौन सा कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट। छोटी सी बात, क्या K ज्यादा मतलब क्या ज्यादा? रेट ज्यादा। ठीक है, वंस मोर, रेट ज्यादा मतलब के ज्यादा, के ज्यादा मतलब रेट ज्यादा। अब हमें पता है कि
कोई भी रिएक्शन होते समय जब क्या होती है, कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। अब पहुंचना यहीं पे है, यहीं पे पहुंचना है, लेकिन एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम। सिंपल सी बात, ये जेएसएम है और ये आपका घर, बराबर। अब आपको जेएसएम से कहा जाना है घर। अब जेएसएम से घर पे जाने के लिए दो रास्ते हैं आपके घर को, एक दोनों में ब्रिज है, एक से बुलेट ट्रेन जाती है, एक से सादी वॉटर इट इज, ठीक है, ऐसे बीच में से जाती है, रास्ते में बीच में, तो ऐसे ब्रिज है, ठीक है। अभी क्या है कि वो डबल फ्लोर वाली जाती है बुलेट, मतलब कौन सी ट्रेन? बुलेट ट्रेन नहीं, कौन सी है वो? मेट्रो, ठीक है। तो इसलिए इस ब्रिज का हाइट ज्यादा है और आपका जाने का हाइट उससे भी ज्यादा है। जस्ट इमेजिन, दोनों केस में आप यहीं पे पहुंच रहे हैं, तो अभी आप कौन से रास्ते से जल्दी पहुंचेंगे, पांड्रे की हिरवे? कौन से रास्ते से? पांड्रे। क्यों? क्योंकि पांड्रे रास्ते में एनर्जी कैसी लगेगी? कम, और हिरवे रास्ते में एनर्जी ज्यादा, है ना, गवत लगे उधर, ठीक है। तो बताओ कौन से रास्ते से आप जल्दी पहुंचेंगे? ठीक है, ठीक है, कौन से? व्हाइट वाले, पांड्रे वाले रास्ते से ज्यादा पहुंचेंगे। वाई? तो आप जल्दी घर पे कब पहुंचेंगे? फर्स्ट में और सेकंड में। ज्यादा पांड्रे ने बंद करा, ठीक है। फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट के मतलब पहुंचना तो इधर ही है ना, लेकिन ये जो एनर्जी लग रही दैट इज विच एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। तो फर्स्ट वाले में एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है? कम, तो स्पीड घर पे पहुंचने की ज्यादा। सेकंड वाले में एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है? ज्यादा, तो घर पे पहुंचने की स्पीड कम, ठीक है। नीट में, नीट 11th 12th, अरे ठीक है ना, बोर्ड का भी एग्जाम देंगे और सीटी का भी एग्जाम, सॉरी सीटी भी देंगे और नीट भी देंगे, 4-5 दिन के डिफरेंस में रहेगी या 10-15 दिन के डिफरेंस में, ठीक है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम लगभग कैसा है? सेम, लेकिन सीटी में पासिंग रेशियो कैसा है? ज्यादा, और नीट में कम, मतलब जो सिलेक्शन रेशियो में बोल रहा हूं। तो क्यों? क्योंकि नीट में एनर्जी कैसी लगती? ज्यादा, अरे है ना, और इसमें एनर्जी कैसी लगती? कम। तो जिसमें एनर्जी कम रहेगी उसमें पासिंग रेशियो ज्यादा, ठीक है। तो कौन से केस में जल्दी रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होगा? फर्स्ट की सेकंड? जिसमें क्या कम होगी? एक्टिवेशन एनर्जी, उसका रेट ज्यादा, उसका रेट ज्यादा। तो रेट इज, अरे जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसका रेट कम, तो रेट इज inversely proportional to the activation energy. Rate is inversely proportional to the activation energy, and as the rate is inversely proportional to the activation energy, so the K should also inversely proportional to the activation energy. K जो है वो भी एक्टिवेशन एनर्जी को कैसा होना चाहिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। Once more, K जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसा होना चाहिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। K is inversely proportional to the which energy? एक्टिवेशन एनर्जी। डू यू अंडरस्टैंड? चलो समझ गए साहब। अब दूसरा है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। सो टेम्परेचर, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक, कोई भी रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, जैसे वो बोलता है, समझो ये रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो वो रिएक्शन बोलता है कि अगर मुझे फॉरवर्ड जाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव, जैसे हमें आइस का पानी बनाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? आइस शुद्धित बर्फ उसका पानी बनाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता है वो फ्रीज में एक बटन आता है, उसमें वो फिर वो हो जाता है पानी, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो ऐसी एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस।
तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, स्पेशली इन विच रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हमारे डे टू डे लाइफ में जितनी भी या मैक्सिमम जो केमिकल रिएक्शंस है वो जनरली कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक के लिए जनरली रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये दो टर्म हमारे पास है और इसी को ध्यान में रखते हुए एक इक्वेशन बना, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, अब यहां से क्या है, E मतलब एंटीलॉग, E मतलब क्या है, एंटीलॉग, एंटीलॉग ऑफ माइनस EA अपॉन RT, माइनस EA अपॉन RT। माइनस साइन लिया है, कौन सा साइन, माइनस साइन। माइनस साइन में उल्टा हो जाता है, अरे माइनस में क्या हो जाता है, उल्टा, जो वैल्यू बड़ी वो छोटी, जो छोटी वो बड़ी। तो इसीलिए माइनस साइन लेने की वजह से के जो माइनस है तो वो कहा जाएगा, माइनस है तो वो डायरेक्टली है तो क्या हो गया, इनवर्सली है तो डायरेक्टली, और जो डायरेक्टली है वो इनवर्सली, ड्यू टू द विच साइड, माइनस साइन। समझ गए। और एक एंटीलॉग लिखने का तरीका है, जैसे अगर हम कहेंगे एंटीलॉग ऑफ x जिसका बेस है e, तो इट इज रिटर्न एज e टू द पावर x। तो ये एंटीलॉग ऑफ ये है जिसका बेस कितना है, e, तो इसी को क्या लिखते हैं, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। यहाँ की हर एक टर्म हमने पढ़ी है, where EA is the which energy, activation energy, R is a ideal gas constant, it is not a rate of reaction here, ठीक है, and T is the temperature, T is the temperature, and as it is directly proportional तो हम इसको इक्वल टू लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, so we can write K is equal to some constant and I represent this constant by A, and so K is equals to A into e to the power minus EA upon RT. This is the formula of K. So what is the formula of K? K is equals to A into e to the power minus EA upon RT. And so we get this equation, and this equation is the Arrhenius equation. ध्यान रखेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को हम कहेंगे Arrhenius equation. So what is this Arrhenius equation? Do you understand? We have, this is the formula, K is equals to A into e to the power minus EA upon RT, minus EA upon RT. So this equation is called which equation? Arrhenius equation. So what is this Arrhenius equation? Do you understand? Once more, what is Arrhenius equation? K is equals to A into e to the power minus EA upon RT. And this is called which constant, which factor? Arrhenius factor, Arrhenius factor। और इसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। कौन सा फैक्टर? फ्रीक्वेंसी फैक्टर और अरेनियस फैक्टर। ठीक है, अभी हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करके इसके अलग अलग फॉर्म निकालने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अरेनियस इक्वेशन। चलो, व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन? K इज इक्वल्स टू A इंटू e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। अब हर एक वैल्यू बताएंगे। K इज द व्हिच कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट। ठीक है, A बताया था आपको, अभी बताया था। T इज द टेम्परेचर, T इज द टेम्परेचर। EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी। वहीं पे आप मेंशन कर देंगे कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। एंड R इज द आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। और R की वैल्यू होती है, R इज इक्वल्स टू 8.314 यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल। लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और कैलोरी में 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये हो गई किसकी वैल्यू? R। So in this way we can have the values of ideal gas constant and this। ठीक है, अभी हम ये K की वैल्यू दी है। K is equals to A into e to the power minus EA upon RT। चला, समजलं सर्वांना? आता आपण दोन्ही साइडचा लॉग घेऊ।
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोन्ही साइडचा काय घेतोय बेटा लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोन्ही साइडचा जर आपण लॉग घेतला तर काय होईल, इथे मिळेल आपल्याला लॉग ऑफ के आणि इकडे होईल लॉग ऑफ, हे सगळं जसंच्या तसं ए इंटू ई टू द पॉवर मायनस ई ए अपॉन आर टी. याला आपण एस आहे एस म्हणतो, स्मॉल ए म्हणतो आणि याला पूर्ण म्हणतो बी. आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी. समजा याचा बेस आपण ईच घेतला सध्याचा, ठीक आहे, तो किंवा असू द्या सध्याचा ई, ठीक आहे. लॉग ऑफ के टू द बेस ई इज इक्वल टू, इथे काय येईल लॉग ऑफ, आपल्याला डायरेक्ट लॉग टू द बेस 10 घेता येत नाही. लॉग जेव्हा दोन्ही साईडचा लॉग घेतो तो कोणता लॉग, नॅचरल लॉग, ठीक आहे. मग काय लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ ई टू द पॉवर मायनस ई ए अपॉन आर टी. वी गेट दिस इक्वेशन. दिस इज व्हॉट हिअर द बेस इज ई. आणि आपल्याला माहिती आहे लॉग टू द बेस ई जर असेल तर यालाच आपण लिहितो 2.303 लॉग टू द बेस 10. म्हणून इथे लॉगचा बेस किती आहे ई, तो त्याला जर आपण लिहितो म्हटलं तर इथे काय होऊन जाईल, ठीक आहे 2.303 2.303 फास्ट काय येईल इथे 2.303 लॉग ऑफ के टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, कैंसिल होऊन जाईल का, होऊन जाईल, कैंसिल है ना, कैंसिल ही तो हो जाएगा. चलो आगे, तो लॉग ऑफ देखो इसका भी 2.303 लॉग टू द बेस ई, इसका भी 2 नहीं 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 कैंसिल नहीं होगा. देखो 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 इधर देखो, कैंसिल नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप में लेना पड़ेगा, ठीक है. अभी क्या रखती इधर लॉग ऑफ के टू द बेस ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई प्लस यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा लॉग ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m. तो सामने कौन आएगा माइनस ई ए अपॉन इंटू लॉग ऑफ ई टू द बेस और log of e to the base e 1, and so we get this equation now. Log of k to the base e is equals to log of a to the base e और ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है. अब इसको log to the base e को अब कन्वर्ट करना पड़ेगा log to the base 10 में. तो अब लिखेंगे ये फॉर्मूला, जहां log टू द बेस ई है वहां पे लिखेंगे 2.303 log ऑफ k टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ a टू द बेस 10 माइनस ई ए अपॉन 2 नो ई ए अपॉन आर टी. डिवाइड बोथ साइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 2.303. 2.303 से डिवाइड करो, 2.303 अपॉन 2.303 कैंसल, क्या मिलेगा लॉग ऑफ के टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, यहाँ पे भी क्या होगा कैंसल, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. वी गेट दिस इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन. तो यहाँ पे दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन. सो व्हाट इज दिस लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन, डू यू अंडरस्टैंड. इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ के टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन टी प्लस लॉग ऑफ ए टू द बेस 10. दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन. So this is the logarithmic form Arrhenius equation, ठीक है. अगर हम यहाँ पे नेचुरल बेस लेके काम अगर करते हैं तो हमें इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा. तो हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं, ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी ही रहेगा वहां पे प्लस ln a, ठीक है. ये है कौन सा फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म. दिस इज इन अ नेचुरल फॉर्म एंड दिस इज इन अ log to the base 10. So this is again yes, Arrhenius equation.
These are the logarithmic forms of Arrhenius equation. This is also the logarithmic form of Arrhenius equation. This is also, but it is the natural and it is log to the base 10. ठीक है, क्या नेचुरल तो इसको आर्टिफिशियल मत बोलना, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द Arrhenius इक्वेशन। और एक अपना तो जनरल फॉर्म है ही Arrhenius इक्वेशन का, क्या है, K इज इक्वल्स टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। अब ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म। अब ये जो पहला वाला फॉर्म है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं, इस पहले वाले फॉर्म को अगर हम कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, ठीक है। किसके साथ कंपेयर करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करते हैं। सो हाउ वी गेट, if you compare it with equation of straight line, so what we have, this is what y, this is m, this is x plus c. We compare it with the y is equal to mx plus c. ये है y, ये है m, और ये है x, और ये है c. So this is the what, y is equal to mx plus c. This is the equation of which line, straight line. Y is equal to mx plus c. y एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, log k to the base 10, ठीक है। तो we have, this is the graph of log k versus 1 upon t, log k versus 1 upon t। तो ये ग्राफ है जिसका स्लोप निगेटिव है। जब स्लोप निगेटिव रहता है तो ग्राफ ऐसे आता है, और पॉजिटिव रहता है तो ऐसे जाता है, ऊपर जाता है। तो अभी कैसा है, स्लोप निगेटिव। तो ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। और यहाँ पे ग्राफ ऐसे आएगा क्योंकि स्लोप निगेटिव है, और ये हो गया उसका स्लोप। y एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, log ऑफ k टू द बेस 10, और x एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, 1 अपॉन t, 1 अपॉन t। तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप है, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 R, ये हो गया उसका स्लोप, ठीक है। एंड इन दिस वे, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ स्लोप, वी कैन फाइंड आउट द, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ स्लोप, वी कैन फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि R की वैल्यू हमें पता रहती है, स्लोप की वैल्यू अगर उन्होंने दी तो हमें क्या की वैल्यू मिलती है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अभी ये जो हमें इक्वेशन मिला है, दिस इज द ग्राफ वी हैव ड्रॉन हियर। अभी इसी के साथ साथ हमारे पास एक और होता है, ये Arrhenius इक्वेशन। अभी ये जो इक्वेशन हमें मिला है, इस इक्वेशन को अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अगर लिखते हैं, तो दो अलग अलग टेम्परेचर हमने देखा था, विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टेम्परेचर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड सो देयर विल बी द चेंज इन द रेट कांस्टेंट। रेट तो चेंज होगा, साथ में रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। और इसीलिए हमें दो इक्वेशंस यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। लेट K1 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड K2 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, एंड सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन फॉर दिस टू टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर के लिए लिखेंगे तो क्या मिलेगा, log ऑफ K1 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ पे आएगा T1 प्लस log ऑफ A। और दूसरे टेम्परेचर के लिए लिखेंगे तो log ऑफ K2 टू द बेस 10 माइनस EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ पे T2 प्लस log ऑफ A। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, माइनस। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1। इसका भी बेस है 10, इसका भी बेस है 10। क्या करा हमने, log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस की और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस की। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, माइनस EA अपॉन 2.303R माइनस EA अपॉन 2.303R। इसको कॉमन ले लेता हूं तो क्या होगा, या पूरा पूरा लिखना है तो पूरा पूरा लिख देते हैं, माइनस EA अपॉन 2.303R इंटू पहले इसमें क्या आएगा 1 अपॉन T2 माइनस ऑफ सॉरी प्लस लॉग ऑफ A। ये हो गया इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड, माइनस उसका क्या है माइनस EA अपॉन 2.303R और ये है T1 प्लस लॉग ऑफ A। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस आ गया और माइनस ये माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ ए क्या हो जाएगा कैंसल। समझ रहे हो आप, माइनस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ ए कैंसल। तो बचा क्या है यहाँ पे, अभी वहां पे बचा है माइनस ई ए अपॉन 2.303R, यहाँ पे है T2 प्लस EA अपॉन 2.303R, यहाँ पे कौन है T1। अब क्या होगा, इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में, क्या होगा फिर बताइए, EA अपॉन 2.303R, अब पहले क्या आएगा प्लस 1 अपॉन T1 माइनस 1 upon T2. This is the log of A minus log of B is equals to log of A upon B. तो क्या आएगा log of K2 upon K1 to the base 10. What is the log of K2 upon K1 to the base 10? तो आ गया K2 upon K1 to the base 10, यहाँ पे है EA upon 2.303R इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। दिस इज द इक्वेशन वी गेट, log of K2 upon K1 to the base 10 is equals to EA upon 2.303R in bracket T2 minus T1 upon T1 into T2। ठीक है, एंडिंग में कुछ लोग टेक्स्ट बुक में से पढ़ाई करते हैं, कुछ नहीं समझेगा ये टेक्स्ट बुक में से। ठीक है, एटलीस्ट नहीं होंगी पुरानी नोट्स तो नई नोट्स अभी मेंटेन हो रही है ना। पुरानी अगर कितने की बनी होंगी 20-25 पेज की बनी होंगी तो ये 10-15 की बन जाएंगी। कितनी की बन रही है अभी, नहीं हो गया यूनिट खत्म आज, कितनी 15-20 10 के आसपास बनी होंगी, 10 के आसपास। ठीक है, ठीक है, तुम्ही रिकामे लगत जास्त सोडण्याचं। ठीक है, हो ठीक है, तो डू यू अंडरस्टैंड। हाँ तो यहाँ तक क्लियर है। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। टाइम झाला का, ठीक है। कैटलिस्ट हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, एक कुछ कोलिजन थ्योरी हो गई, अरेनियस इक्वेशन हो गया, लॉग ऑफ के वर्सेस 1 अपॉन टी का ग्राफ हो गया, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 ये अपॉन दिस ये हो गया। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी 1 सेकंड का ग्राफ है। अगर आपकी परमिशन है तो ले लूं या छोड़ दूं, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो तो यहाँ पे क्या है कि हम प्लॉट करते हैं एनर्जी, नहीं एक ही मिनट का है, यहाँ पे प्लॉट एनर्जी प्लॉट करी और एनर्जी प्लॉट करी। अभी अभी हमने देखा है कि टेम्परेचर जो है क्या है, टेम्परेचर कैटलिस्ट जब रहता है, कैटलिस्ट का देख लेते एक बार।
जब एक्टिवेशन एनर्जी कैसी कैसी रहती है, कम, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा रहता है, ज्यादा। ठीक है, ग्राफ बन के तैयार है अपने पास। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद गिवन काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, एक ग्राफ है जिसमें दो अलग अलग टेम्परेचर पे किया हुआ है। देखो इधर ध्यान दो, व्हाट इज दिस, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद गिवन काइनेटिक एनर्जी। जब रिएक्शन शुरू होती तो कम टेम्परेचर पे है, इसलिए दोनों की, अब फ्रैक्शन की बात समझो। फ्रैक्शन कैसा है कि 10 मॉलिक्यूल थे, शुरू में एनर्जी कम थी, तो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल कितने थे, 8, और ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल 2, तो कम एनर्जी वालों का फ्रैक्शन हो गया 8/10 और ज्यादा एनर्जी वालों का हो गया 8/2, बराबर। ये काइनेटिक एनर्जी है, तो कम एनर्जी वालों की संख्या ज्यादा और ज्यादा एनर्जी वालों की कम। अभी टेम्परेचर T1 कम है, टेम्परेचर T1 कम है, तो कम टेम्परेचर पे कम एनर्जी वालों की, कम काइनेटिक एनर्जी वालों की संख्या ज्यादा, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वालों की संख्या कम। कौन से टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर। ये फ्रैक्शन है ना, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद गिवन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द लेस काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द मोर काइनेटिक एनर्जी। तो लेस काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल कितने हैं कम टेम्परेचर पे, 8, इसलिए उनका फ्रैक्शन इधर। और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल कितने हैं, सिर्फ 2, तो उनका फ्रैक्शन 2/10, वो इधर फ्रैक्शन 2/10। समझ गए। और जब क्या बढ़ा, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो इनकी एनर्जी बढ़ गई। अब इनकी एनर्जी बढ़ गई तो इसकी एनर्जी हो गई कम। अब क्या हो गया, कम एनर्जी वालों की संख्या कम हो गई। ये हो गए समझो 4, और ये कितने हो गए 6, तो कम एनर्जी वालों की संख्या कितनी हो गई, 4, 4/10, और ज्यादा एनर्जी वालों की संख्या कितनी हो गई, 6। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एट विच टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, क्योंकि है तो 10 ही ना, पहले कम वाले ज्यादा थे, तो कम वालों का फ्रैक्शन ज्यादा और ज्यादा वालों का फ्रैक्शन कम। बाद में ज्यादा एनर्जी वालों का फ्रैक्शन, सॉरी, कम एनर्जी वालों का फ्रैक्शन कम और ज्यादा एनर्जी वालों का फ्रैक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ गए। जब विंटर, विंटर में कम टेम्परेचर वाले प्रदेश ज्यादा रहेंगे और ज्यादा टेम्परेचर वाले, कुछ लोग होंगे घर में लगा के बैठे होंगे, तो ऐसे लोग कैसे होंगे, बहुत कम। और समर में हाई टेम्परेचर वाले घर और लो टेम्परेचर वाले, बस दैट इज दैट। रिमेनिंग वी डिस्कस टुमारो। कुछ एक टुमारो